मुझे जब यहाँ आई तो कहा गया कि तनाव प्रबंधन विषय पर बोलना है, लेकिन साथ साथ में बीच बीच में एक शब्द और भी सुनती रही, तनाव मुक्त होना है। अब प्रबंधन चाहिए या मुक्त होना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? प्रबंधन चाहते हैं या मुक्त होना चाहते हैं? दोनों चाहते हैं। हाँ, क्योंकि प्रबंधन का मतलब यह है कि तनाव आएगा और आता ही रहेगा, थोड़े समय के लिए मुक्त होना चाहते हैं। और तनाव मुक्त माना सदा के लिए मुक्त हो जाना। कई बार ये एक गलतफहमी होती है कि सदा के लिए मुक्त होना असंभव है। क्या समझते हैं, तनाव मुक्त होना संभव है या नहीं है? जो कहते हैं नहीं है, जरा हाथ तो खड़ा करें। नहीं है, तनाव से मुक्त होना संभव नहीं है। बहनों को मुक्त हो सकते हैं। पॉजिटिव है कि मुक्त हो सकते हैं। क्यों नहीं मुक्त? आज जीवन के अंदर सदा रोगी कौन रहना चाहता है? कोई चाहता है? अरे एक सर्दी जुकाम बुखार आता है तो भी मुक्त हो जाना चाहते, तुरंत हम डॉक्टर के पास जाकर के गोली लेकर के भाई उससे जल्दी मुक्त हो जाए। तो तनाव के साथ जीना ये क्यों चाहते हैं? क्या आप समझते तनाव आता रहेगा, हम उसके शिकार होते रहेंगे और मुक्त कभी हो ही नहीं सकते हैं? ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जिससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति उसका शिकार हो जाता है, उससे कमजोर हो जाता है, तब वो समझता है इससे मुक्त होना असंभव है। जिस तरह कोई व्यसन से कमजोर हो गया तो नेचुरल है उसको अगर कहा जाए ये व्यसन से मुक्त हो जाओ तो उसके लिए असंभव है। आप क्या समझते हैं? आप सभी कमजोर हो? कमजोर हो पुलिस डिपार्टमेंट वाले भाई, क्या कहेंगे? नहीं, मुक्त हो सकते हैं और ऐसी विधि है, इसीलिए मैं कह रही हूं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पास ये विधि है कि आप सभी कमजोर नहीं हैं और तनाव से मुक्त होना ये संभव है। हाँ, ये नहीं कि नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आप स्वयं को अगर सशक्त कर लो, अंदर से मजबूत कर लो, शक्तिशाली कर लो, एम्पावर्ड कर लो, तो तनाव की कोई भी बात अगर आई भी तो आएगी और चली जाएगी, आपको तनाव नहीं दे सकती है वो। लेकिन उसके लिए अपने आप को सशक्त करना आवश्यक है, एम्पावर्ड करना आवश्यक है। किससे एम्पावर्ड करना है? वर्तमान समय की जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली कैसी है? मैं कहूंगी एक समुद्री यात्रा की तरह है। जिस तरह क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार जब समुद्री यात्रा पर निकला था, उसके पास कोई मैप्स नहीं थे और वो चल पड़ा एक अनजान टेरिटरीज को ढूंढने के लिए। कोई मैप्स नहीं है और पहली बार समुद्री यात्रा थी उसकी। उसको यह भी पता नहीं था कि समुद्री तूफान किस तरह से आता है, ना उसके पास कोई तैयारी थी उन तूफानों का सामना करने की। उसको यह भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट कितने पावरफुल होते हैं और अगर उस अंडर करंट में उसका जहाज फंस जाए तो कैसे निकल सकता है, यह भी कोई समझ नहीं थी। उसको यह भी नहीं पता था कि समुद्र में विचरण करने वाले जो जीव है कितने भयानक हो सकते हैं,
बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां, शार्क्स, और वो अगर अटैक कर दे उसके जहाज पर तो कैसे उसमें उसका बचाव होगा। लेकिन वो चल पड़ा। एक ही चीज उसके पास थी और वो था एक कंपास, जो उसको दिशा बताता रहा किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और इस कंपास के सहारे वो कुछ हद तक सफल हो गया। वर्तमान समय की जीवन शैली भी कुछ ऐसी ही है। हम भी एक ऐसे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो अनसर्टन फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के लिए हमारे पास भी कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है। एंड वी हैव स्टार्टेड आउट। हमें यह भी नहीं पता है कि आने वाले समय में किस प्रकार के तूफान हमारे सामने आ सकते, किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। न ही शायद उसके लिए कोई तैयारी है। थोड़ा बहुत आभास होता है और उस हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन कभी कभी उस आभास से भी बहुत बड़ा तूफान हो सकता है। हमें यह भी पता नहीं होता है कि आने वाले समय में जो जीव के साथ हमें एनकाउंटर करना होगा वो भी किस प्रकार का होगा, कितना पावरफुल हो सकता है, और उसके लिए हमारे पास क्या तैयारी है। हमें यह भी नहीं पता है कि हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार के अंडर करंट होते हैं, जिसको पहचानना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। वो ज्यादा नुकसान करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे पास कंपास भी नहीं है। सो वी आर एट द मर्सी ऑफ ऐसे अनिश्चित भविष्य की ओर चल पड़े हैं, विदाउट एनी कंपास, विदाउट knowing the future times. So we are totally at the mercy of, क्या कहेंगे, हाँ, we are totally at the mercy of God. आज के दुनिया में इतने भगवान हो गए हैं, कौन से भगवान पर रिलाई करना चाहिए ये भी मालूम नहीं है। So we are totally at the mercy of crisis. आज का इंसान क्राइसिस ड्रिवन ज्यादा है, इसलिए तनाव में आता है। वो क्राइसिस उसके जीवन के अंदर की जो सारी शक्ति है उसको क्षीण कर देती है, इसलिए तनाव क्रिएट होता है। जैसे बताया गया, प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। एक बाहर का प्रेशर होता है, एक भीतर का प्रेशर होता है, कुछ पास्ट बातों को लेकर के इंसान बीच में है, चारों ओर से प्रेशर है। एक पास्ट का प्रेशर होता है, कुछ पास्ट की ऐसी बातें हैं अनसुलझी जो भी एक प्रेशर डालती है। एक प्रेशर फ्यूचर का होता है, क्या होगा उसका भय सताता है। और वर्तमान में दो प्रेशर होते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और एक इंटरनल प्रेशर, अपने ही विचारों का प्रेशर। तो इंसान बीच में है, चारों ओर से प्रेशराइज्ड है, और ऐसे प्रेशर में कितना कोप अप कर पाते हैं उन प्रेशरों के साथ। अगर नहीं कोप अप कर पाता है तो नेचुरल है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल अधिक हो जाता है। इसलिए कहा कैसे अनिश्चित भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे पास कोई डेफिनेट मैप्स नहीं है उसके लिए, जो हम पूर्व तैयारियां अपनी उस हिसाब से कर ले। और दिनों दिन जैसे कहा, स्पर्धा इतनी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, और उस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए?
थोड़ा इंटरैक्शन हमारा रहेगा, वन साइडेड न रहे कि आप सुनते रहो हम सुनाते रहे। हम आपका पार्टिसिपेशन भी चाहते हैं। हाँ, ये तनाव निकाल दीजिए कि आपके बड़े बैठे हैं। तो स्पर्धा में, कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? पीसफुल माइंड चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? डिटर्मिनेशन चाहिए। और क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और कुछ? बहनों को ही चाहिए, भाइयों को कुछ नहीं चाहिए? अच्छा, धैर्यता होनी चाहिए। एक कहानी सुनाती हूं मैं आपको, उससे शायद आपको पता चले कि उस समय क्या चाहिए। एक बार दो व्यक्ति एक जंगल से गुजर रहे थे। एक इंडियन था, एक अमेरिकन था। चलते चलते उस जंगल में उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। तो जो इंडियन था उसने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ बाय पुटिंग ऑन दिस रनिंग शूज? आर यू गोइंग टू रन फास्टर देन द लायन? तो वो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो कि मैं शेर से आगे दौड़ सकूं, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा। कंपटीशन में जीतने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनीबडी? हाँ, आत्मविश्वास चाहिए। क्या अमेरिकन के पास आत्मविश्वास नहीं था? हाँ, दूसरे से बेहतर बनाने का प्रयास। और मैम एक रणनीति बनानी पड़ेगी। एक रणनीति बनानी पड़ेगी। जंगल में जा रहे हैं तो क्या रणनीति बनाएंगे? अचानक है ना, अचानक शेर आ गया। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। देखो ऐसा है, अमेरिकन के पास आत्मविश्वास भी होता है, साधन भी होते हैं, सब कुछ होता है। इंडियन के पास एक ऑर्डिनरी टेनिस शूज था, लेकिन फिर भी वो जीत गया। समय सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। मैं समझती हूं आपके सामने भी जो चुनौती आती है और उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होती है तो उस चुनौती को पार नहीं कर पाते हैं, टेंशन ज्यादा हो जाते हैं। तो कोई भी चुनौती को पार करना है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड को बनाए रखना। अमेरिकन्स के पास बहुत अच्छे जूते होते, बेस्ट क्वालिटी के शूज होते हैं, लेकिन उसने सोचा जंगल में उसका क्या काम, लेके ही नहीं आया, शिकार हो गया। और एक इंडियन एक ऑर्डिनरी टेनिस शूज पहन करके भी उससे आगे निकल गया। ठीक इसी तरह परिस्थिति आएगी, चुनौती आएगी, बातें आएगी, लेकिन अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो हर चुनौती को पार करने की आपके अंदर शक्ति होगी, हिम्मत होगी और आप सहजता से उसको पार कर सकते हैं। ऑर्डिनरी साधन होंगे, उससे भी आप पार हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत लेटेस्ट चीजें हो तभी आप पार कर सकेंगे, नहीं, ऑर्डिनरी चीजों से भी आप पार हो सकते हैं। दूसरी बात कि आज जो चारों ओर से प्रेशर्स आ रहे हैं, उसमें एक परिवार से हमेशा बच के रहना। पुलिस डिपार्टमेंट एक परिवार से बच के रहना, क्योंकि ये परिवार के अंदर यूनिटी इतनी है, वो जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। और हो सकता है कि आप लोगों में अगर इतनी यूनिटी नहीं होगी तो ये परिवार हावी हो जाएगा। ये परिवार कौन है? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग, शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनी प्लेस।
कहां भी सबसे पहले अगर आती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग, बट शी इज नेवर अलोन। उसका साथी हमेशा उसके साथ होता है, और उसका साथी है मिस्टर डाउट। मिस्टर डाउट, इन दोनों में बहुत अच्छी यूनिटी है, और जहां ये दोनों होते हैं वहां उसके 4 क्रिएशन साथ में ही चलते हैं। पहला नंबर है मास्टर जेलसी, दूसरा नंबर है मास्टर हेट्रेड, तीसरा नंबर है मास्टर एनिमोसिटी, गुस्सा, चौथा नंबर है, कोई आइडिया? कोई आइडिया चौथा नंबर कौन है? चौथा नंबर है, भारत का नेशनल गेम कौन सा है वर्तमान समय में, जो हर जगह खेला जाता है, हर डिपार्टमेंट में खेला जाता है? लेग पुलिंग, मास्टर लेग पुलिंग। ये 4 उसके बच्चे हैं, और ये छोटा वाला जो है ना, जब ये पूरा आ जाता है तो फिर एक दूसरे की टांग खींचना चालू करता है, और टांग खींचना जैसे ही आरंभ होता है तो ये पूरा परिवार हावी हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टर डाउट, मास्टर जेलसी, हेट्रेड, एनिमोसिटी एंड लेग पुलिंग। मास्टर झाल, झाल, ये पूरा परिवार में बहुत अच्छी यूनिटी है। एक एक्सरसाइज करें आप लोगों के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, करेंगे? अच्छा, आपके पास कोई पीस ऑफ पेपर तो नहीं होगा, है? नहीं है? अच्छा, मोबाइल तो है। मोबाइल में एक नोट का पेज खोल दीजिए। अगर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कार्ड होगा तो भी चलेगा, छोटा सा पेपर चाहिए, छोटा सा पेपर चाहिए। और नहीं हो तो मोबाइल में, और मोबाइल भी अगर नहीं हो, वो तो होना ही चाहिए हर एक के पास, अगर नहीं हो तो आप अपने मन के स्क्रीन के ऊपर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, सबने निकाल लिया? ओके, अब ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए सीधी। खींच लिया सभी ने? खींच लिया? ओके, नाउ अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड्स। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया? Write the first and the last letter of your first name at each ends. Okay? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया सभी ने? ओके? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां, आखिरी अक्षर यहां, 2 अक्षर लिखे? Raise your hands. Raise your hands. ओके, कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा? 4 लिखा। 3 लोगों ने, 4 लोगों ने। हमने क्या कहा था? तो आपने कितने लिखे? नहीं, हमने पूरा नाम लिखने के लिए तो बोला ही नहीं था। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखने के लिए बोला। तो कितना लिखना चाहिए, 2 या 4?
तो कितनों ने 2 लिखा? कितनों ने 2 लिखा? ओके। कितनों ने 4 लिखा? 3-4 ने। ओके। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, राइट? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर क्या करो? दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी अक्षर क्या कहा था हमने? दोनों तरफ लिखो। पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिख। कितना लिखना चाहिए? 4 लिखना चाहिए। अब क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? मैंने तो समझा था, मैं जब कह रही हूं कि एक एक्सरसाइज मिसअंडरस्टैंडिंग पर करते हैं, आप अलर्ट हो गए होंगे। अब देखा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एक ही वाक्य है, 3-4 बार रिपीट किया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर भी अगर 80% यहां मिस्टेक कर सकते हैं, कारण क्या? कौन सा तनाव था जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? कोई तनाव नहीं था यहां तो। फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई? हाँ, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं था। मेरा कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? कम्युनिकेशन अगर प्रॉपर नहीं था, आपको समझ में नहीं आप मेरे को पूछते थे, सिस्टर 1 लिखना है या 2 लिखना है? आपने पूछा नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना चाहिए। मैं समझती हूं आपकी ट्रेनिंग में यही बताया जाता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अगर मेजॉरिटी यहां गलती कर सकता है, अब यहां तो कोई तनाव नहीं था, फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आई? हाँ, डिजाइन ही ऐसा था, उस प्रश्न का डिजाइन ही ऐसा था हाँ। कि अपन को यही समझना था। देखो, कई वाक्य ऐसा होता है, मैं मानती हूं कि जिसके 2 मतलब निकलते हैं, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस था जिसका एक ही मतलब निकलता है। अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। सिंपल। मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी आप सभी ने मिसअंडरस्टैंड कर दिया। अब पहला नंबर ये तो आ गई। अब मिस्टर डाउट जरूर आता होगा, आप लोगों के मन में भी आता है, कि मेरे मन में तो आता है कि मैं आधा घंटे से जो बोल रही हूं, अगर एक सिंपल सेंटेंस मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आधा घंटा से बोला हुआ कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा? डाउट आएगा ना? अच्छा, आपको भी डाउट आ रहा होगा कि हम सभी पढ़े लिखे हैं और ये गलती कैसे हुई? हमसे ये गलती कैसे हुई? जरूर कोई ट्रिक होगी, बहन जी की कोई ट्रिक होगी। डाउट आ रहा है? डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, और इसको खींचा जाए तो जेलसी भी आएगी, हेट्रेड भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, और टांग खींचना चालू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे? हाँ, अब नहीं करेंगे, पहले करते थे। अच्छा अच्छा, ये प्रॉब्लम कहां थी? आपके तरफ थी या मेरे तरफ थी? वेयर इज द प्रॉब्लम? ऑन योर साइड और माई साइड? हाँ, आर यू श्योर? आर यू श्योर? क्योंकि अगर मेजॉरिटी मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं तो देयर इज सम प्रॉब्लम इन मी ऑल्सो। मुझे जिम्मेवारी उठानी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने कोई आपको डायरेक्शन दिया और मेजॉरिटी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया, तो प्रॉब्लम इज समवेयर विथ मी ऑल्सो। जैसे कहा, कम्युनिकेशन कहीं गैप है, राइट?
कहाँ गैप है? क्योंकि अगर यही एक्सरसाइज करा के अगर हम एक ब्रेक ले लेते और आधा घंटे के बाद आकर मैं आपको पूछती कि सो हैव यू डन द एक्सरसाइज, दो दो अक्षर लिख लिए, पहला और आखिरी दोनों तरफ, आप क्या कहते? नहीं सिस्टर, आपने एक एक ही लिखने के लिए कहा था। मैं कितना भी कहूं कि आई वॉज वेरी क्लियर इन माई माइंड व्हाट आई वांटेड, मेरा कम्युनिकेशन गैप नहीं है। आप कहेंगे मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस। तो ये प्रॉब्लम कहां था, जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। जब मैं बोल रही, क्योंकि अगर सुना होता तो सही किया होता, लेकिन जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? नहीं, कागज तो निकाल लिया था, मैंने पूछा पहले, सबने निकाल लिया, अब शुरू करूं, है ना? जब मैं बोल रही थी तो आप सुन नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे, आप मेरी ओर देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? वर्बल लैंग्वेज में मेरा कम्युनिकेशन परफेक्ट था। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड, आई वाज सो स्पेसिफिक। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही थी। और वो क्या कह रही थी? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग आई। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जहां आपका कार्य क्षेत्र है, कभी कभी डायरेक्शन देने वाला, आपको सूचना देने वाला परफेक्ट दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट कर रही है, और उस बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप मैसेज को अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न करते हैं, वहां ये मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आएगी। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहां तो बहुत सहज था एडमिट करना कि हमारे तरफ प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आप एडमिट नहीं करते हैं। यही कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप उनके तरफ से था, हम बराबर थे। वी आर नेवर रेडी टू एडमिट कि हाँ हमारी गलती हो गई। हम हमेशा दूसरों के ऊपर डाल देते हैं कि उनका प्रॉब्लम था, उन्होंने बराबर सूचना नहीं दी, उन्होंने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए इतना टेंशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं, आप सब अनुभवी है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तनाव क्यों आता है? क्योंकि हमारी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मेंटल एनर्जी जहां ड्रेन हो गई तो वहां से तनाव क्रिएट होता है। जिस तरह से मानो थोड़ा सा हवामान चेंज हो, तो हवामान चेंज होते हुए जिसकी शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति, फिजिकल इम्यूनिटी अगर कम है, तो उसको वो प्रभावित करती है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर डॉक्टर से पूछा कि हमें ये सर्दी जुकाम बुखार क्यों हुआ, डॉक्टर कहेगा वायरल है, कुछ नहीं है, सबको हो रहा है। लेकिन हमें क्यों हुआ? घर में 5 मेंबर है और किसी को नहीं हुआ, हमें क्यों हुआ? तो डॉक्टर साहब यही कहेंगे आपकी फिजिकल इम्यूनिटी क्षीण है, इसीलिए ये वायरस ने आपको अटैक किया, इसीलिए आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ। उसके लिए वो 2 दवाई देता है, एक एंटीबायोटिक और एक मल्टीविटामिन, ताकि ज्यादा कमजोरी न आए और आप उसके साथ फाइट कर सको, उस वायरस के साथ फाइट कर सको। इसलिए प्रैक्टिकल कोविड के समय हमने क्या देखा? एक्चुअल कोविड से कम मरे। किससे मरे? डर। जो डर गया सो मर गया, यही कहा जाता है। तो एक्चुअल कोविड से कम मरे, लेकिन जो उनकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी थी, वो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्षीण हो गई। तो इतना डर लगा कि पता नहीं मुझे ना हो जाए, ना हो जाए, अपने ही विचारों से उसका शिकार बन गए। ठीक इसी तरह जब
फिजिकल इम्यूनिटी डाउन है तो एक्सटर्नल वायरस अटैक करते उसके शिकार होते हैं। ठीक इसी तरह जब हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी डाउन होती है तो हर छोटी बड़ी बात मन को प्रभावित करती है और मन टेंशन में आना ही है। अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो जिस तरह फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली है प्रॉपर नरिशमेंट, ठीक से खाना खाना, दूसरा है रेस्ट और तीसरा है एक्सरसाइज। 3 चीजें हैं तो शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह हमें अपनी आध्यात्मिक प्रतिरोधक शक्ति को अगर बढ़ाना है सदा के लिए तनाव मुक्त होने के लिए, तो मन को कौन सा भोजन दे रहे हो यह देखना होगा, क्योंकि मन रिएक्ट कर रहा है। छोटी छोटी बातों में मन टेंशन में आता है, छोटी छोटी बातों में अंदर से गुस्सा आता है, इरिटेशन आता है। छोटी छोटी बातों में बहुत सुंदर भाई ने कहा कि भाई वो तनाव फिर घर वालों पर निकलता है, बच्चों को मारते हैं, हम अधिक प्यार करते हैं इसलिए। ऐसा नहीं है, अधिक प्यार करते उसको मारना जरूरी नहीं होता है, नहीं तो वो बच्चा आपसे क्या सीखेगा, क्या सीखेगा। एक छोटा बच्चा जब होता है तूफान मचाता, बच्चे का स्वभाव है तूफान मचाना, लेकिन मां ने अगर उसको बेलन दिखाया, देख अभी तूफान करेगा ना, मारूंगा मारूंगी, ये कहा, मारा नहीं। लेकिन वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी छोटी बहन तूफान करती है, वो बेलन लेकर आकर के मारता है। तो ये संस्कार किसने डाला, किसने डाला? प्यार है इसलिए संस्कार हुए? नहीं, आपका प्यार था, आपने खाली दिखाया उसको, लेकिन उसका प्यार नहीं था। और इसलिए आज इतने क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। संस्कार कौन दे रहा है? घर में से मिल रहा है। दूसरा, आज हम अपने माइंड को फीडिंग क्या कर रहे हैं, कौन सा नरिशमेंट दे रहे हैं? आज हर कोई को देखो मोबाइल पर लगा है, मोबाइल में कहां जाता है, कौन सी साइट पर जाता है, क्या देखता है, कौन सी रील्स देखता है, पता है? पता है? और वो छोटा सा बच्चा जो अभी ना समझ है, लेकिन वो जब हिंसक रील्स को देखता है तो उसके दिमाग में क्या जा रहा है? नरिशमेंट कौन सा है? इसलिए हेल्दी नरिशमेंट बहुत जरूरी है, तभी मेंटल एनर्जी ड्रेन हो रही है। और जब सकारात्मक ऊर्जा ड्रेन हो जाती है तो नकारात्मक कमजोर होना और नकारात्मकता के तरफ मुड़ना स्वाभाविक है। वही आप लोगों को टेंशन देते हैं, वही देते हैं ना। तो इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपने माइंड को रोज पॉजिटिव नरिशमेंट दे, अच्छे विचार दे। लेकिन आजकल हर कोई मैसेज फॉर द डे व्हाट्सएप करता है, आप लोगों के पास भी आता होगा। लेकिन जब भी आप मैसेज पढ़ते हैं उसके बाद क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? ये मैसेज जो है ना फलाने के लिए बहुत अच्छा है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। मेरे लिए जरूरी है ये नहीं, दूसरों को जरूरी है, उसको जरूरी है, उसको जरूरी है, उसको फॉरवर्ड कर दिया। वो देखता है, वो किसी और को दे देता है। 10 जनों से घूमते घूमते आपके पास ही फिर से आता है। लेकिन अगर उसके ऊपर चिंतन किया जाए, पॉजिटिव, थोड़ा उसको हजम किया जाए पॉजिटिवली, तो शायद वही आपकी शक्ति बन जाएगी। मानसिक रूप से व्यक्ति सशक्त हो जाएगा। दूसरा, मन को रेस्ट भी जरूरी है। फिजिकल रेस्ट तो दे देते हैं, लेकिन मन को कभी रिलैक्स किया, माइंड को भी रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स कॉन्शियसली रिलैक्सिंग द माइंड। और तीसरा है एक्सरसाइज। मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है कि जो आपने सुना उसको प्रैक्टिकल जीवन में एक्सरसाइज करने का प्रयत्न करो,
तो शायद वो आपकी ताकत बनती जाएगी, और जितना ये ताकत बनती जाएगी आप मानसिक रूप से सशक्त होंगे, आध्यात्मिक रूप से सशक्त होंगे, तो कितनी बड़े से बड़ी बात भी आ जाए आपके अंदर तनाव क्रिएट नहीं कर सकती। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बनी रहेगी, और प्रेजेंस ऑफ माइंड से हर बात को हैंडल करने के लिए आप सक्षम होंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। वैसे माउंट आबू में हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, जो खास पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी और जो है उनके लिए, तीनों विंग्स के लिए ये कार्य करती है। और समय प्रति समय सारे भारत भर से लोग आते हैं ये ट्रेनिंग करने के लिए। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, उसमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स वो चुनते हैं और रखते हैं जो आपके लिए उपयोगी होते हैं। आप लोगों को पता चला नहीं चला मुझे पता नहीं है, लेकिन 26 तारीख से हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग शुरू हो रही है, और उसमें काफ़ी पुलिस वाले सारे भारत भर से आते हैं, और सीआरपीएफ वाले भी, और दूसरे भी, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी वाले भी आते हैं। 2 ट्रेनिंग चलती है, एक सीनियर्स के लिए अलग चलती है, एक जूनियर्स के लिए अलग चलती है, और 3 दिन के अंदर काफ़ी कुछ उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइजेस कराते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा वर्कशॉप्स कराते हैं जिसमें उनको प्राप्ति होती है। तो इस बार तो मैं नहीं समझती हूँ 26 तारीख को ही शुरू हो रही है तो आप में से कोई पहुंच सकेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हमारे प्रकाश भाई है जो आपको इन्फॉर्म करेंगे, और यहाँ से भी आप किसी को अगर डेप्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।